भीड़ को देख के घबराहट के मारे सबसे लास्ट में पीछे खड़ी होगी, भाई मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे आया कि मैं भीड़ में से नहीं घुसी एक दूसरे के ऊपर कूद कूद के, क्योंकि वहां तो सफोकेशन, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी। लेकिन दूसरी बार जब गेट खुला तो मुझे अंदर बुला लिया गया और ये हुआ अचानक। एक्चुअली मैं तो बाहर ही बैठ गई थी, लेकिन अचानक से बीच दरबार में गए गुरुजी के सामने। वैसे तो मैं गुरुजी से एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ, बहुत करीब से मिल चुकी हूँ, जब वो मुंबई आए थे लगभग 2 साल पहले, और वो तब उस टाइम बहुत फेमस नहीं थे। तो जय श्री राम दोस्तों, और आज मैं निकल चुकी हूँ एक और ट्रिप के लिए, जो कि है बागेश्वर धाम की ट्रिप। जी हाँ, बालाजी तो वैसे ही मेरे बब्बा जी हैं और उनमें मेरी बहुत 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 श्रद्धा है, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार बागेश्वर धाम जरूर जाया जाए। तो मैं निकल चुकी हूँ वहां के लिए, मुंबई से सीधा बागेश्वर धाम। तो आइए शुरू करते हैं। अभी मैं रास्ते में हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रेन का सफर चालू है और मैं आपको ट्रेन में से कुछ नज़ारे दिखाती जा रही हूं, जैसे कि कुछ जंगल, कुछ खेत वगैरह वगैरह, सभी तरह के नज़ारे ट्रेन में से देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे जिसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो है ये खेत। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम हरे भरे लहलहाते हुए खेत। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी कहाँ मेट्रो सिटी में पड़ी हुई हूँ, जाके इन हरे भरे खेतों के बीच में बस मजे करूं और लोटपोट हो जाऊं। लेकिन क्या करूं, काम तो काम है, काम के लिए तो आपको कहीं ना कहीं रहना ही पड़ता है। तो बस वही मेरी भी मजबूरी है। बाकी ठीक है, मुंबई शहर के अपने बेनिफिट हैं और खेतों के अपने और गांव के भी अपने। तो बस अब मैं यात्रा में हूँ बागेश्वर धाम की, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बागेश्वर धाम जाने के लिए। मतलब मेरा ना मन ऐसे कर रहा है कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, मैं इससे ज्यादा जल्दी क्यों नहीं जा सकती। बट क्या करूं, सफर तो जो है पूरा काटना ही पड़ेगा। तो बस अब मैं पहुंचने जा रही हूं और मैं आपको वहां पहुंच के सारा कुछ दिखाऊंगी कि बागेश्वर धाम में आखिर है क्या क्या। तो चलते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मुझे अभी किसी ने बताया है कि कोई स्टेशन आने वाला है, तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। ट्रेन भी हो गई है स्लो, लेकिन वो कौन सा स्टेशन है तो आइए देखते हैं। तो ये है ललितपुर स्टेशन। जी हाँ, ललितपुर एक ऐसा स्टेशन है जो बागेश्वर धाम आप कहीं से भी जाए ये जरूर ही पड़ेगा। ये बागेश्वर धाम से कुछ घंटों की दूरी से मतलब पहले ही पड़ता है, तो आपको ये स्टेशन बीच में जरूर पड़ेगा। आप चाहे कहीं से भी जा रहे हो, यहाँ से आप ट्रेन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो ट्रेन मुंबई से डायरेक्ट थी, तो मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी, मुझे तो ये बस स्टेशन बीच में पड़ा। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और आप फिर से खेतों का नजारा एंजॉय करिए। अब बहुत ही जल्द हम बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं और मैं इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे मैं किसी अपने फैमिली मेंबर से यहाँ मिलने आई हूं। बस थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे और आप बस बागेश्वर धाम के पहले के कुछ नज़ारों को एंजॉय करते जाइए, देखते जाइए कि बागेश्वर धाम का इलाका आखिर है कैसा। तो बस ये हम शायद छतरपुर पहुंच रहे हैं। अभी शायद पता लगेगा कौन सा स्टेशन आने वाला है। मुझे जहां तक लग रहा है, जितना मैं सुन रही हूँ, ये छतरपुर ही है। यस, इट इज छतरपुर। तो हम छतरपुर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें छतरपुर नहीं रुकना है, मीन्स नहीं उतरना है। हम सीधे बागेश्वर धाम का जो स्टेशन है वहां पे उतरेंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बागेश्वर धाम के सबसे पास वाले स्टेशन दुरियागंज पे, और मैं वहां से पहुंच चुकी हूँ सीधे बागेश्वर धाम मंदिर, जो कि सिर्फ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपने जो भी देखा था वो बागेश्वर धाम का मेन गेट है। और ये जो बिल्डिंग है, इसमें आपको भभूति वितरण किया जाता है। जी हाँ, इसमें भभूति बांटी जाती है और अंदर बालाजी को भी स्थापित किया गया है, जिसमें आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, सबने अपनी अर्जी वाले नारियल यहाँ पे बांधे हुए हैं। और ये सामने में आपको दर्शन करा रही हूँ हमारे प्यारे बप्पा जी बालाजी के, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा चलाना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा आपको मैं बप्पा जी के दर्शन करा पाऊँ। बट यहाँ हो चुकी है अचानक बारिश, और ये देखिए मैं यहाँ पहुंची थी तो अभी धूप निकल रही थी। मैंने आपको मेन गेट और वो बिल्डिंग दिखाई थी, बट यहाँ अचानक से मौसम बदल गया और इतनी भारी बारिश है कि ओले गिर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मोटी मोटी बूंदे नहीं है, बर्फ के ओले गिरे हुए हैं। और ये ओले गिर रहे हैं बहुत तेज, यहाँ पे तूफान
तूफान आया था अभी, और बहुत बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी और अब ओले गिर रहे हैं और हम सब मंदिर में छुपे हुए हैं, सारे भक्त भी, पंडित जी भी। और ये देखिए नज़ारा आप, ये मैं जिस दिन पहुंचूंगी उस दिन का नज़ारा है। अभी आगे मैं रुकने वाली हूँ यहाँ पे 1-2 दिन, देखते हैं आगे आगे होता है कि आप बने रहिए मेरे साथ। बट ये सेम डे का नज़ारा है कि अचानक धूप थी और अचानक बारिश हो गई और हम लोग सब डर के मारे, इतना भयानक तूफान था कि सच में हम डर गए थे और बालाजी का नाम जपने लगे और राम राम जपने लगे और मंदिर में ही रुके रहे सब। और अभी भी तूफान थमा नहीं है, ये देखिए आप, अभी भी बारिश, ओले, तूफान चालू है। ये देखिए कितनी तेज हवा है और ओले भी गिर रहे हैं, बारिश भी गिर रही है। आप देख पाएंगे ज़मीन पे ओले पड़े हुए हैं, छोटे छोटे अंटी के साइज़ के। और बस ये अभी चालू है। और अब हम पहुंच चुके हैं शाम की आरती में, जिसमें देखिए कितनी भीड़ है। पूरी सीढ़ियां हैं स्टेयर मंदिर पे चढ़ने की, बट मैं साइड में खड़ी हुई हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी लंबे स्टेयर है, भरी हुई हैं। और ये ग्राउंड है मंदिर के बाहर नीचे, तो वहाँ से भी लोग आरती में शामिल हुए हैं। आरती की बाउंड्री पे भी लोग बाहर की साइड खड़े हुए हैं और आरती को एंजॉय करिए, आप भी करिए। और मैं ये आरती के बाद वापस आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा इलाके का जायज़ा ले रही हूँ। दिन में और शाम को तो काफ़ी बारिश थी तो घूम नहीं पाया आसपास थोड़ा, लेकिन अभी शाम की आरती के बाद मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे कैसा क्या है। लेकिन काफ़ी अंधेरा है और ऊपर से जो बारिश हुई है इसने और हालात बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ वैसे ही गाँव है छोटा सा, लाइट नहीं है इस टाइम, लाइट जा चुकी है आंधी तूफान और बारिश के कारण। और इतनी कीचड़ है कि जो लोगों ने बेचारे छोटे छोटे छप्पर डाल के खाने के ढाबे बनाए हुए थे वो भी मतलब तहस नहस हो गए हैं। तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और भक्तों की तकलीफ बढ़ गई है। और बस मैं दुआ करूंगी कि बालाजी सबको खुश रखें और अच्छा करें। आई थिंक ये शायद यहाँ पे जो लाइन लगी है भंडारे की लाइन है, लोग खाने के लिए यहाँ शायद लाइन में लगे हुए हैं और ये काफ़ी लंबी लाइन है। और अब मैं सुबह की आरती आपको दिखा रही हूँ, आप इंजॉय करिए। ये सुबह 6 बजे की आरती है। मैंने सुबह रात को आई थिंक 3 बजे से या 2 बजे से, मुझे मतलब ठीक से याद नहीं है, लेकिन रात में ही परिक्रमा चालू कर दी थी, जो हमारी सुबह 6 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ बची थी। उसी बीच में हमने आरती को एंजॉय किया। आप भी करिए पूरी श्रद्धा के साथ। आरती खत्म होने के बाद हमने पूरी परिक्रमा कंप्लीट की और फिर हम मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लगे। देखिए मेरे आगे कितनी भीड़ है, मैं बहुत पीछे हूँ लाइन में। और जैसे तैसे मैंने दर्शन तो कर लिया और उसके बाद मैं बाहर भी निकल गई हूँ। पीछे का रास्ता है जहाँ मंदिर से बाहर निकला जाता है। अभी सब कुछ यहाँ कच्चा कच्चा है, गाँव है बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। सो व्यवस्थाएं बहुत ऐसी है कि मतलब आपको सिर्फ मैनेज ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पानी की बहुत 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 ज़्यादा कमी है। ये पूरा सूखा एरिया है, यहाँ पानी बहुत आपको खरीद के ही पीना पड़ेगा। और यहाँ लेट बात और उसकी भी बहुत कमी है। तो बहुत आप मैनेज कर पाएँ अगर, तो ही आप मतलब सोच के यही आइएगा कि किसी भी तरह जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जो यहाँ रुकने की थोड़ी अच्छी व्यवस्था है वो थोड़ी सी महंगी है एक मिडिल क्लास वाले इंसान के लिए। तो बस बाकी और कुछ नहीं, पानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की ही कमी है। बाकी देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष बेच रहे हैं। बजरंगबली को लगता है, ऐसे ही रुद्राक्ष को लगता है। 100 का जोड़ा, 100 का 2 के लिए तुम्हारी मर्जी है। ठीक है भैया, ये रुद्राक्ष शिवाजी थे कहने के लिए कैसे बनेगा गुड़ सुना
रुद्राक्ष नहीं, बाकी यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं जो पूजा से रिलेटेड होती हैं, आप खरीद के घर ले जा सकते हैं एज ए यादगार। और अब ये एक और जगह है जहाँ मैं देखने आई थी रुकने का। यहाँ पे थोड़े रूम वगैरह थे और प्लस लेट बात की थोड़ी अच्छी व्यवस्था थी। बाकी अब ये देखिए आप, ये दरबार का नज़ारा, ये एक दूसरी बिल्डिंग है मंदिर से थोड़ी दूरी पे, लगभग कुछ 500 मीटर की दूरी पे। और ये यहाँ पे अभी दरबार लगता है। ये अभी मतलब नया हॉल बनाया गया है दरबार लगाने के लिए। आप भीड़ देख रहे हैं लोग, एक क्योंकि वो दरवाजे में से घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड भीड़ ही अंदर समा पाती है। और यहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट उतना मतलब वो नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, ट्रेन नहीं है, तो लोगों को मैनेजमेंट की भी काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ती। लोग देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से कूद कूद के, औरतें आदमी सब दरबार में बैठने के लिए जा रहे हैं। बाप रे, मैं तो इस भीड़ को देख के घबराहट के मारे सबसे लास्ट में पीछे खड़ी होगी। भाई मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे आया कि मैं भीड़ में से नहीं घुसी एक दूसरे के ऊपर कूद कूद के, क्योंकि वहां तो सफोकेशन, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी। लेकिन दूसरी बार जब गेट खुला तो मुझे अंदर बुला लिया गया और ये हुआ अचानक। एक्चुअली मैं तो बाहर ही बैठ गई थी, लेकिन अचानक से बीच दरबार में गेट खोला गया और जो लोग पहले अंदर नहीं घुस पाए थे उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग बाद में भी अंदर घुस पाए, लेकिन सभी नहीं घुस पाए। दूसरे बार में भी बहुत सारे लोग बाहर और बैठे हुए थे जो घुस नहीं पाए थे। कई 100 लोग होंगे, कह सकती हूँ हजारों में होंगे। हजारों अंदर थे तो हजारों बाहर भी थे जो अंदर नहीं जा पाए थे पहले। लेकिन अचानक मुझे किसी ने आके बोला कि गेट फिर से खुला है, लेकिन ये सब लोगों को पता नहीं था। और मैं तो ऐसी आ गई थी कि पता नहीं कितना सच है कितना, लेकिन मैं गई तो पीछे की तरफ से गेट खोला गया था, जिसमें से कुछ ही लोग सिर्फ घुस रहे थे जिन्हें पता चल गया था कि गेट खुला है। और मैं जाकर बैठ गई हॉल में, दरबार हॉल में। जी हाँ, गुरुजी के सामने। वैसे तो मैं गुरुजी से एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ और बहुत करीब से मिल चुकी हूँ, जब वो मुंबई आए थे लगभग 2 साल पहले। और वो तब उस टाइम बहुत फेमस नहीं थे, तो यहाँ पे मुंबई में एक जगह उन्होंने दरबार लगाया था जहाँ कुछ 400-500 लोग आए थे। और मेरा नंबर जस्ट आने ही वाला था कि उनका अचानक फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो उठकर चले जाते हैं। और मैं उनके सामने खड़ी हूँ, लेकिन मैं बस उनसे बात ही नहीं कर पाई। बिल्कुल 1 फीट की दूरी पे मैं खड़ी हूँ। वो एक लेडी से बात कर रहे थे, उसके बाद मेरा ही नंबर था उनसे बात करने का, लेकिन अचानक उनके गार्ड्स उन्हें ले जाते और वो भी जल्दी में थे तो वो चले जाते हैं। वो एक नजर मेरी तरफ देखते जरूर हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते। उसके बाद ये सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है, लेकिन आज नजारा कुछ और है। मैं इतनी पीछे हूँ और वो इतनी आगे हैं, और वो मेरे सामने जरूर है लेकिन वो बहुत दूरी पे। और अब बात करना और अर्जी लगना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं एक होप के साथ बैठी हूँ, शायद मेरा नंबर आ जाए। बट मैं जानती हूँ कि इतनी भीड़ है, शायद मुझसे ज्यादा और भी कई लोग परेशान होंगे जिन्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए होगा या कुछ जानना होगा। तो मैं बालाजी से प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई मुझसे ज्यादा परेशान है तो पहले आप उसी के सुनिए। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि बालाजी जो भी करेंगे वो सही होगा, और जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो उसे ही पहले बुलाएंगे। तो जैसी बालाजी की मर्जी। जय श्री राम।